गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एज़ यू नो हम पढ़ रहे हैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। उसी सीरीज़ में आज हम पार्ट नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के एसआई में आए हुए पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ में इसके आंसर्स भी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपने नाम सुना होगा एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा, इट इज एसोसिएटेड विद ब्रिक्स। इट इज एसोसिएटेड विद ब्रिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बट इज ब्रिक्स, ब्रिक्स इज ये 5 कंट्रियां हैं जो ब्रिक्स में आती हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है हमारा, ये जो ब्रिक्स पहले ओनली ब्रिक ही था, ओनली ब्रिक बना था 2001 में। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका था ये इसमें एंटर हुआ 2010 में। तो ये जो हमारा एक्रोनिम है वो कंट्री के स्टार्टिंग के नेम से। पहले ब्रिक 2001 में बना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया 2010 में, फिर ये बन गया ब्रिक्स। ये जो हमारा ब्रिक्स है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज का। इसी ने ही एनडीबी बनाया था, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका एक और नाम है ब्रिक्स बैंक। एनडीबी का एक और नाम है ब्रिक्स बैंक। तो जो एनडीबी था ये बना था हमारा 2014 में। 2014 पेपर में अलग से क्वेश्चन रहेगा कि एनडीबी कब बना था। हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले जो पेपर्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जो भी इसके कंसेप्ट हैं, कुछ हैं, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें सब पढ़ डालो ताकि आपको कोई और मुश्किल ना आए। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो एनडीबी है, एनडीबी बना था 2014 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका एक और नाम है ब्रिक्स बैंक। क्लियर? और ये जो हमारा एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक, इसके आजकल हमारे प्रेसिडेंट हैं मार्कोस ट्रोजो। पेपर में अलग से पूछ लेंगे। इसके हमारे आजकल प्रेसिडेंट कौन है एनडीबी के? मार्कोस ट्रोजो। ठीक है जी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एसोसिएटेड विद ब्रिक्स कंट्रीज। डन। हाँ, एक बात और, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा ब्रिक्स है इसके हर साल सेशन होते हैं, हर साल। ब्रिक्स का अभी 14th सेशन हुआ था इसी साल, जून 22 में। ब्रिक्स का 40th सेशन हुआ था जून 22 में, जो हुआ था चाइना में। और ध्यान रखना, जैसे ही ये एक्रोनिम है ब्रिक्स, BRICS, देखो 14 जो था हुआ था चाइना में, तो ये जो है रोटेट करता है जैसे इसके नाम है। चाइना के बाद अगला कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में, नेक्स्ट ब्राजील में, उससे नेक्स्ट रशिया में, उससे नेक्स्ट इंडिया में, फिर दोबारा चाइना से, फिर दोबारा साउथ अफ्रीका में। तो ये रोटेट करता है जैसे जैसे कंट्रीज के नाम है। तो अभी 14 कहाँ हुआ? जून 22 चाइना। ये वर्चुअली हुआ है हमारा, वर्चुअली। क्लियर है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following countries is not a permanent member of United Nations Security Council? आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सुना होगा। तो ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन। सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र। ये जो हमारा यूएन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है जी बात। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे होता है। पेपर का क्वेश्चन, डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनाइटेड नेशन डे कब होता है?
तो यूनाइटेड नेशन डे होता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। ये जो हमारे यूनाइटेड नेशन है, इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर हैं? 15। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट है। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर। ठीक है जी, तो 5 परमानेंट हैं। देखो 5 परमानेंट के नाम है फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। तो आपके सामने यूके, इंग्लैंड, यूएस, अमेरिका, इटली नहीं है, फ्रांस है। तो करेक्ट आंसर इज इटली। तो इटली जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। और एक बात और, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए 8th टाइम सेलेक्ट हुआ है, अभी 8वीं बार। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर 2 ईयर्स। और परमानेंट, ये तो परमानेंट है, जब से 1945 से यूनाइटेड नेशन बना है तब से लेके आज तक इसके सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं और इन सब के पास वीटो पावर है। इन सब के पास वीटो पावर है। वीटो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन, जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड। पेपर में क्वेश्चन आया था कि वीटो इज अ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके, 10 नॉन परमानेंट है। इंडिया अभी 8वीं बार इलेक्ट हुआ था नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, और उसका टेन्योर कितना रहता है? 2 साल। क्लियर है जी बात। एक बात आपको मैं थोड़ी सी और बताता हूँ कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं हमारे पास, 6 ऑर्गन्स। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी। इन 6 ऑर्गनों में पहला है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में, एक है 2 3, एक है आपका जनरल असेंबली, एक है आपका इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेकेंड लास्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम सुना होगा आपने, एंड लास्ट वन इज सेक्रेटरीट। ठीक है जी। तो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है। तो जो पहले 4 हैं, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन 4 का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ हुआ आपका? यूएस में, अमेरिका में। ठीक है जी बात। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इनका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहाँ हुआ? नीदरलैंड। हेग है आपका नीदरलैंड में। तो ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये उसकी बात थी। इसमें मैंने आपको बताया 15, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेपर में क्वेश्चन यहां से आपके लिए रहेगा, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ लो। क्वेश्चंस करने का तरीका, हमारा जो यहाँ पर्पज रहता है, पर्पज यही है कि क्वेश्चन की फॉर्म में आपको हम जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझा दें, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी हो जाए और साथ में आपका कॉन्सेप्ट है उसमें भी क्लैरिटी आ जाए। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, इसमें जो है 15 जजेस होते हैं, 15, और उन 15 जजेस का टेन्योर रहता है 9 ईयर्स का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस हैं, टेन्योर रहता है 9 ईयर्स का। इंडिया से यहाँ पे हैं दलबीर भंडारी। पेपर का क्वेश्चन कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया का कौन, इन्होंने ब्रिटेन के जो मेंबर था उनको हराया था, तब जीत के गए थे, दलबीर भंडारी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से दलबीर भंडारी। टोटल जजेस 15 इलेक्ट होते हैं 9 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनॉमिक मेजर टू स्टीफल कंपटीशन सेलिंग बिलो कॉस्ट टू गेट कंट्रोल ऑफ द मार्केट इज नोन एज।
ये जो हमारी इससे पिछला क्वेश्चंस थे हमने किए थे पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 करें, उसमें भी देखो सेम क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ो। इकोनॉमिक मेजर टू स्टीफल कंपटीशन, सेलिंग बिलो कॉस्ट। पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन किया था सेम रिपीट हो रहा है। एसआई के जो सब इंस्पेक्टर के पेपर हैं हिमाचल प्रदेश के, उसमें से देखो ये भी इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर है डंपिंग। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि डंपिंग क्या होती है। डंपिंग होती है कि एक यूएस की कंपनी है, वो इंडिया आ गई, कोई यहाँ पे 100 रुपए का सामान है, यहाँ पे आके उन्होंने वो 70 या 80 रुपीज में बेच दिया, तो अपनी जो रियल कॉस्ट है और कम कर देना। पर्पज क्या है? अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना और जो यहाँ की कंपनी है उसको और फेल कर देना। तो इसका आंसर है कि अपनी जो सेलिंग बिलो कॉस्ट टू गेट कंट्रोल ऑफ द मार्केट, तो वहां पे अपना पहुंच जमाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पार्ट 1 में, उसके लिए आप हमारी इस वाले क्वेश्चन के लिए पार्ट 1 में हमने पूरा क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वही सेम है। तो इसका आंसर है डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेमेंट मेड इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरीज फॉर एम्प्लॉइज एंड इन एडिशन टू डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर इज नोन एज। कर्मचारियों के लिए वेतन और वेतन के अलावा और शेयर धारकों के लिए लाभांश के अतिरिक्त किए गए भुगतान को कहा जाता है, सीधा आंसर है बोनस। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम स्टैंड फॉर, ये तो सबको पता ही होगा। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला एटीएम 1967 लंदन में लगा हुआ था। ठीक है जी, फर्स्ट एटीएम मशीन 1967 लंदन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। करेंसी सिंबल वाला क्वेश्चन है, करेंसी सिंबल दिस वन रिप्रेजेंट, ये कौन सी करेंसी को रिप्रेजेंट करता है? तो देखो डॉलर का सिंबल कुछ ऐसे है, येन का सिंबल कुछ ऐसे है, पाउंड का ये रहता है, और रशियन रबल का सिंबल आपके पास ये रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रशियन रबल। सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है करेंसी से रिलेटेड पूछते हैं कि कौन से देश की करेंसी कौन सी है और किसका सिंबल क्या है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन यूनेस्को। ऑप्शंस दिए हैं, आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। यूनेस्को, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनाइटेड नेशन का बताया कि यूएन के हमारे 6 ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका मैंने आपको पूरा बताया कि 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो यूनाइटेड नेशन का कुछ एजेंसी हैं, उसमें से एक एजेंसी का नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर रहता है, करेक्ट आंसर, पेरिस। और यूनेस्को आपका बना था 1945 में। ठीक है जी। और भी जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसकी और भी बहुत सारी एजेंसी हैं। आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोविड आया था, कोरोना वायरस, उसमें इसका बहुत रोल था। 1948 में बना WHO। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी हैं, उनके आपने कब उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, फॉर्मेशन हुई और कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, ये पढ़ना भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो इसको पे आप जरूर कीजिए। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में 1948 में बना। आपने UNEP का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, 1972 में बनी। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में।
कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए नैरोबी कहाँ की कैपिटल है। ILO का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बनी और हेडक्वार्टर है ILO का आपका जिनेवा में। ठीक है जी बात, ये सबसे पुरानी संस्था है ILO, यूनाइटेड नेशन की। ऐसे इसकी बहुत सारी और भी एजेंसीज हैं जिनके बारे में आप अपना पास लिख के एक पूरा चार्ट बना के अपने पास लिख लेना, कब इसकी फॉर्मेशन हुई है और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो जी, थ्योरी है, थ्योरी का नाम है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके पास हैं, इसका आंसर है, मैं आपको बता दूं, बी, दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी थे, इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब इन्होंने लिखी थी 1867 में। इसी बुक में इन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया है, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो पैसा है, माइंड है, वो ड्रेन हो रहा है यहां से। तो इस थ्योरी के कौन है एक्सपोनेंट? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम आपको मैंने बताया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 में इन्होंने लिखी थी। उसी की बुक में इन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया था। एक बुक और है इकोनॉमिक, ध्यान से, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, ये थ्योरी है जिसका जिक्र है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में। ये किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब इनकी है, अलग से इकोनॉमिस्ट है R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, R.C. दत्त की किताब है। इकोनॉमिक, ऑन वन वर्ड का ओनली डिफरेंस है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। तो थ्योरी है जो दादा भाई नौरोजी की है और ये बुक R.C. दत्त की है। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी लंदन में, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दादा भाई नौरोजी ने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। दादा भाई नौरोजी फाउंडिंग फादर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये जो कांग्रेस पार्टी है उसका फुल नेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें हमारे यहाँ पे सेशन भी चले हैं हिस्ट्री के भी अलग से, जैसे हमारे इकोनॉमिक्स के लास्ट पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं, वैसे हिस्ट्री के, HPG के सब इंस्पेक्टर का फुल ऑन कोर्स चला है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग फादर थे दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल सेशंस होते थे। तो जब सेशन होते थे तो 3 सेशन ऐसे थे जिनमें दादा भाई नौरोजी जो थे इसके मेंबर थे, सॉरी इसके चेयरपर्सन थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट कहते थे। एक थे 1886 में, 1893 में और 1906 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी बनी थी 1885 में, 1885 में। तो हर साल इसके सेशन होते थे, 3 सेशन, 1886 वाला, 1893 वाला और 1906 वाला। इन तीनों सेशन के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो 1906 का सेशन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें ही मांग की थी हमने स्वराज की। ठीक है जी, स्वराज की मांग कौन से सेशन में की? 1906 में। 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नौरोजी। 93 दादा भाई नौरोजी, 1886 दादा भाई नौरोजी। एक बात और, सेशन कहाँ हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1886 का सेशन हुआ है आपका कलकत्ता में, 93 वाला सेशन हुआ है आपका लाहौर में और 1906 का सेशन आपका हुआ है कलकत्ता में। तो ध्यान रखिएगा
कि दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशन के प्रेसिडेंट थे, 86, 93, 1906। 86 वाला कलकत्ता में, 93 वाला लाहौर में और 1906 कलकत्ता में। 1906 में ही हमने स्वराज की मांग की थी। पेपर में एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि पूर्ण स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में की गई, तो वो सेशन हुआ था 1929 में, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन कौन किसका प्रेसिडेंट है, कहां पे वो हुआ, और उसमें कुछ खास बात तो नहीं है। तो 1929 का सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की हमने मांग रखी थी और उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। स्टर्लिंग इज द नेम गिवन टू द करेंसी ऑफ, देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया, मैं फिर कह रहा हूं कि सब इंस्पेक्टर में करेंसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। स्टर्लिंग इज द नेम गिवन टू द करेंसी ऑफ, इसका राइट आंसर है आपका पाउंड स्टर्लिंग है आपकी यूके की, यूएस की है डॉलर, यूके की है पाउंड स्टर्लिंग, चाइना की है आपकी युआन या रेन में भी, और बांग्लादेश का आपका बांग्लादेश रुपी चलता है वहां पे। देखो दिया है यूएस का डॉलर, यूरो यूरोप का, जापानीज का येन, ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, इंडियन रुपी, रशियन रबल। ठीक है, तो ये आपको चाइना की युआन, टर्किश लीरा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा सिंबल कौन सी करेंसी का है। तो स्टर्लिंग है यूके का, ठीक है जी, ये पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, देखो मैंने आपको पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को कहते हैं ट्विन सिस्टर। ठीक है जी, दोनों को कहते हैं ट्विन सिस्टर, और दोनों बने थे ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे ये बने थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों वहीं पे बने थे, जिसको ट्विन सिस्टर कहते हैं, और दोनों बने थे 1944 में, और दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है जी बात, वॉशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है जी बात। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a soft currency is one that is expected to dash dash in value relative to other currency। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है, समझना चीजों को। क्या कहते हैं, दो तरह की करेंसी है, एक होती है हार्ड करेंसी और एक है सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करते हैं, पहले समझो। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी का एक और नाम है स्ट्रॉन्ग करेंसी। स्ट्रॉन्ग कह दो या हार्ड कह दो, सॉफ्ट कह लो या वीक कह लो। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी, वीक करेंसी, हार्ड करेंसी, स्ट्रॉन्ग करेंसी। हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है जी बात, वो वाली करेंसी जो इजीली अवेलेबल होती है, जो जिसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। जो भी ये करेंसी है स्ट्रॉन्ग करेंसी, वो फ्लक्चुएट नहीं करती है, जो भी उसकी वैल्यू है सेम वैल्यू रहेगी, फ्लक्चुएट नहीं करती है। बिल्कुल रिवर्स सॉफ्ट करेंसी में, जो सॉफ्ट करेंसी है वो आपको फ्लक्चुएट उसकी वैल्यू करती रहती है विद रेफरेंस टू अदर कंट्रीज। और ये जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है यानी कि हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी जो होती है वो डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी होती है, डेवलप्ड की। जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो हार्ड करेंसी में होता है। सॉफ्ट करेंसी को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सॉफ्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट करेंसी इज वन दैट इज एक्सपेक्टेड टू डैश इन वैल्यू रिलेटिव टू अदर कंट्री। तो देखो मैंने आपको बताया सॉफ्ट करेंसी ये फ्लक्चुएट करती रहती है, तो क्या करेगी, दैट इज एक्सपेक्टेड टू
रिड्यूस इन वैल्यू रिलेटिव टू अदर कंट्रीज। हार्ड करेंसी, स्ट्रॉन्ग करेंसी है, डेवलप्ड कंट्रीज की होती है, वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है, और जो सॉफ्ट करेंसी है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, नाबार्ड का नाम सुना है आपने? नाबार्ड, नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम ही बता रहा है, नाबार्ड का काम एग्रीकल्चर, रूरल की डेवलपमेंट। नाबार्ड का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में, और नाबार्ड आपका बना है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है जी, तो नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 12th of July 1982। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, युआन इज द, देखो दोबारा से सब इंस्पेक्टर के, ये मैं फिर दोबारा से रिपीट पे कह रहा हूं कि सब इंस्पेक्टर में करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और इकोनॉमिक्स के ऐसे भी 5 या 7 कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 to 7 कॉन्सेप्ट। अगर एक बार ये आपको समझोगे तो फ्री के नंबर हैं ये सारे, फ्री के कॉन्सेप्ट एक बार समझ आना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो युआन इज द करेंसी ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, युआन एंड रेन में भी चाइना। डन। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टेब्लिश्ड। पहली बात, क्वेश्चन बाद में, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी है एशिया की, एशियाज ओल्डेस्ट, या आप कह सकते हो एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, जो बनी थी 1875 में, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF लोकेटेड। FATF, देखो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन बाद पे आते हैं। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो एक संस्था है, नाम बता रहा है फाइनेंशियल एक्शन, आपके ऊपर कोई एक्शन होगा, कैसा एक्शन? फाइनेंशियल एक्शन, वित्तीय। ठीक है जी, तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक संस्था, ये बनी थी 1989 में। ठीक है जी बात। इंडिया ने ये ज्वाइन की थी संस्था 2010 में। ठीक है जी बात। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो 1987 में बनी, G7 कंट्रीज होती हैं, G7 यानी ग्रुप 7, G7 कंट्री हैं जिन्होंने FATF को बनाया था। G7 में देखो, मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बताए, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं 5, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। इसमें से आप रशिया और चाइना को हटा दो, G7 में 3 हो गए, फ्रांस, यूके, अमेरिका, 4 और हैं। एक है आपका जर्मनी, एक है आपका जापान, एक है इटली और है कनाडा। लर्न हो गए, 7 हैं। 5 परमानेंट मेंबर से रशिया और चाइना को हटा दो, 3 रह गए, 4 और जर्मनी और जापान, इटली और कनाडा। ठीक है जी, तो टोटल हमारे पास 7, ग्रुप 7 जो हैं ये कंट्रीज हैं। G7 नाम पूछ लेते हैं कई बार कि G7 कंट्रीज के नाम बताओ। तो जो G7 कंट्रीज हैं उसी ने ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना की थी। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है, सबसे पहले इसको ये काम दिया गया, क्या काम था? मनी लॉन्ड्रिंग का। फिर जब 9/11 अटैक हुआ था, तो इस अटैक के बाद इसको बोला कि ऐसा करो, इस संस्था का एक और काम रख दो, जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग है उसके लिए भी कॉम्बैट करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
इसका काम पहले डेजिग्नेट किया था मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं तो कह दिया G7 ने कि FATF तुम देखोगे। 9/11 अटैक हुआ तो उसमें बोला कि आपको टेररिज्म फाइनेंसिंग यानी टेररिज्म जो आपका आतंकवाद है, अगर उसको कोई फंड करता है, कोई पैसा उसको देता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो जब कार्रवाई होगी तो फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है ये 2 तरह की लिस्टें देता है। ध्यान सुना होगा आपने न्यूज में, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ठीक है जी बात। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखता है, ब्लैक लिस्ट में रखता है। सबसे पहले रखता है ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में रखने का ये सिर्फ है मॉनिटर करने के लिए। अगर किसी कंट्री को हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो वो उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है कि फंड तो नहीं दे रहे हैं टेररिज्म को, फाइनेंस तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको जो है एक तरह से मॉनिटर करना शुरू कर दिया और वार्निंग हो गई कि तुम जो है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो और हमने तुम्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और उसके बाद जब लगे कि वो नहीं मान रहे हैं और ज्यादा उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो ग्रे लिस्ट के बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में। और फिर इसका होगा क्या फिर इसमें लिस्ट में डालने से कि ठीक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, मनी लॉन्ड्रिंग ये वाले केस कर दिए, तो होगा क्या? होगा इससे ये कि ग्रे लिस्ट में डाला, फिर ब्लैक लिस्ट में डाला। ग्रे लिस्ट में डाला तो मॉनिटर किया, अगर आपने दोबारा से फाइनेंस किया, कुछ किया तो हमने आपको वार्निंग दे दी। उसके बाद भी नहीं माने तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट से उनको लोन मिलना बंद हो जाएगा, लोन नहीं मिलेगा। उनके ऊपर कंट्रियां इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगी, इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए, इंटरनेशनल मार्केट में आपको लोन नहीं मिल रहा है और साथ में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो जो कंट्रियां हैं उनके लिए बनाया गया है। तो क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। ठीक है जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे। पार्ट 1 हमने पिछले कल किया था इकोनॉमिक्स का और पार्ट 2 हमने आज डिस्कस किया। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं सीरीज, इसका आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट भी हम समझा रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपके साथ में हो रहे हैं। ये आपके फ़ायदे के लिए। तो ऑल दी बेस्ट, हैव अ गुड डे, स्टडी वेल।